schedule based on the following information for the year ending 31st March 2015. So आपको ऐसे लिस्ट वो लोग देंगे और बाद में बोला है द कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 100 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच. सो ये नंबर ऑफ शेयर्स क्यों दिया रहेगा? कैन एनीबडी रिकलेक्ट व्हाई इज द नंबर ऑफ शेयर्स गिवन? ईपीएस निकालने के लिए. ईपीएस के लिए सर. टू कैलकुलेट ईपीएस. परफेक्ट. सो देखो, बिकॉज इट्स ए वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है ऐसे दिखेगी कि आपको आता है. जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, डायरेक्टली इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. आई हैव द सॉल्यूशन आल्सो विथ मी, सो आई एम शेयरिंग द सॉल्यूशन साइड बाय साइड. आप दिख रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख रुपीज. ये कॉमर्स में मत जाना, ये कंप्यूटर अपने आप देता है तो वो अलग है. नाउ व्हेन यू लुक एट अदर इनकम, तो अपने को मालूम है अदर इनकम में आएगा, बट यू हैव टू बी केयरफुल. इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये भी हमारा इनकम है, यानी ये भी अदर इनकम में जाएगा. फ्रेंड्स, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, इफ एनी हेडिंग हैज मोर देन वन आइटम, देन इन आवर आंसर व्हाट वी डू इज वी प्रिपेयर ए नोट. यहाँ पर हमारे आंसर में पर्टिकुलर्स के बाद आता है नोट. ये नोट कहाँ, कैसे, कब काम में आता है बोला तो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दोज आइटम्स विच हैज मोर देन वन एग्जांपल्स. सो नोट नंबर 1 ये बैलेंस शीट के बाद या रेवेन्यू स्टेटमेंट के बाद बनेगा, जैसे नोट्स टू रेवेन्यू स्टेटमेंट. और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नंबर 1 अदर इनकम. अदर इनकम में अदर इनकम खुद दिया था 2 लाख एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1 लाख. सो टोटल अदर इनकम बिकम्स रुपीज 3 lakhs. सो यहाँ पर फिर आप टोटल लिखते हो 3 lakhs, क्योंकि हम लोगों ने अगर फॉर्मेट देखा होगा, आपको याद रहेगा फॉर्मेट, तो हम लोगों को लिखने को जगह नहीं है यहाँ पर. अदर इनकम्स में वी हैव ओनली वन फिगर. सो देयरफॉर व्हाट वी डू इज व्हेन एनी हेडिंग हैज more than one example, you write a note, you prepare a note for that. अपने अदर इनकम में 2 एग्जाम्पल्स थे, वन वॉज एक्चुअल अदर इनकम एंड अदर वॉज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट. तो दोनों का टोटल करके 3 लाख हम लोगों ने ले लिया, टोटल हो गया 23 लाख. फिर अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, सो क्वेश्चन में व्हाट वी आर एबल टू सी, प्रोडक्शन एक्सपेंस. प्रोडक्शन एक्सपेंस जैसे ही अगर आप सोचोगे, हमारे एक्सपेंसेस में अलग से कोई प्रोडक्शन एक्सपेंस करके देखा नहीं था अपन ने. हमारे पास क्या था, रॉ मटेरियल था, परचेज ऑफ स्टोर्स था, चेंज इन इन्वेंट्री था, एम्प्लॉय बेनिफिट था, हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट था, डिप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन. तो प्रोडक्शन कॉस्ट फिर किधर जाएगा, तो बचा हुआ आखिरी कैटेगरी में जाएगा, दैट इज अदर एक्सपेंसेस. When we talk about salary, wages, other benefits, so definitely it will come under employee benefit. Rent, वापस रेंट अपने पास अलग से नहीं था, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये कहाँ जाएगा. दिस विल गो अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंसेस बोलने का जरूरत ही नहीं है, अदर एक्सपेंसेस में जाएगा. डिप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन के लिए हमारे पास हेडिंग अवेलेबल है. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहाँ जाने वाला है, इट विल गो अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनेंस कॉस्ट. लाइकवाइज वी हैव अदर फाइनेंस चार्जेस, नाम से ही पता चलता है फाइनेंस चार्जेस है तो फाइनेंस कॉस्ट. करंट टैक्स ऑन इनकम, दिस इज अवर प्रोविजन फॉर टैक्स, दैट इज नथिंग बट प्रोविजन फॉर टैक्स. डेफर्ड टैक्स दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस दिया है. तो अगर हम लोग हमारे आंसर को ध्यान से देखें तो रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसके सामने आप देखोगे तो नील लिखा हुआ है. एम्प्लॉय बेनिफिट में अगर आप ध्यान से सोचोगे तो 2 चीज आए थे एम्प्लॉय बेनिफिट में, ठीक है. तो एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या क्या आया था, तुम में से कितने लोगों को ध्यान में है क्वेश्चन? एक था सैलरी, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स, ठीक है. अगर हम लोग इसका शेड्यूल देखेंगे तो डायरेक्टली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आया है, सैलरी, वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस. कोई बोलेगा सर ये एक ही आइटम है, फिर भी आपने शेड्यूल क्यों बनाया? उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर इमेजिन करो सैलरी बेनिफिट एम्प्लॉय बेनिफिट के सामने मैं सिर्फ 4 लाख लिख देता था और कल सुबह आप नोटबुक ओपन करके देखते थे एम्प्लॉय बेनिफिट 4 लाख, क्या क्वेश्चन में कहीं पर एम्प्लॉय बेनिफिट करके दिया है क्या? हम लोगों को नहीं दिया है. तो फिर टू एक्सप्लेन दैट हमने वो लिखा हुआ. तो कभी कभी जब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता है आइटम्स, तब हम लोग शेड्यूल में उसको एक्सप्लेन करते हैं.
तो शेड्यूल का दो रीजन समझो, एक पहला रीजन मोर देन वन हेडिंग्स, एंड सेकेंड अगर उसमें हम लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल रहा है तो भी हम लोग बनाते हैं। फाइनेंस कॉस्ट में तो दो आइटम्स थे, हमने देखा था इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस चार्जेस। डिप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में डिप्रीसिएशन अलग था, अमोर्टाइजेशन अलग था, और अदर एक्सपेंसेस में तो ढेर सारे एग्जांपल्स थे, तो इसीलिए इसके अपन ने अलग अलग प्रोडक्शन, रेंट, अदर एक्सपेंसेस के हिसाब से हमने शेड्यूल बनाए। क्या सब लोगों को शेड्यूल का कॉन्सेप्ट समझा क्या? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. You can directly write to save your time, but you understand in a broader way that suppose you are reading it, so you should know what you have written. So we prepare a schedule, and it will hardly take a minute. You will not waste much of your time there. So ये सारे खर्चों का हमने टोटल लिया, वी गॉट टोटल एक्सपेंसेस, इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया तो हमको मिला नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। आपको याद होगा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दिए थे 50,000, माइनस किया तो बिफोर टैक्स, फिर हमको करंट ईयर टैक्स और डेफर्ड टैक्स दिए, वो माइनस करके हमको मिला नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर 5,50,000। आपको याद रहेगा तो 100 लाख शेयर्स दिए थे, तो 5,50,000 डिवाइडेड बाय 100 लाख करोगे तो आपको बेसिक ईपीएस मिलेगा 0.055, और क्योंकि बाकी कन्वर्टिबल का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था वो भी 0.055 दिखाई दे रहा है। So this is a very simple example of revenue statement which I thought I should share with all of you so that you get a brief idea. Those who don't have these questions, I will share it with you so that you can have a reference wherever you want. इसका एक बारी नोट्स वाला पार्ट दिखाना जो आपने नोट्स लिखे थे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। या अगर कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है तो फिलहाल इसको स्टॉप कर दो so that we can start with a new screen recording of balance sheet in the next one.